हाँ जी भाई, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों, शानदार हों, जबरदस्त हों। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सर जब आए थे तब क्लास, मेरे भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, ब्लिंक कर जाती है, तो वो इंटरनेट ब्लिंक कर गया था, उस वजह से बंद हो गई थी। कोई बात नहीं, हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। आ जाइए मेरे भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी बातें आज करनी है, और आज हमें सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को, मेरे प्यारे बच्चों, ख़त्म करना है। आज हमें सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को, मेरे प्यारे बच्चों, ख़त्म करना है। समझ गए बात को? चलिए देखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले आज और हेडिंग डाल दीजिए, फंडामेंटल राइट्स। आज की हेडिंग क्या है? फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। अगर हम इन मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम इसमें आर्टिकल नंबर 22, 23, 24 तक पढ़ चुके थे। आज हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 25। और आर्टिकल 25 जो शुरुआत होगी वो होगी भैया, लिखेंगे नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक रहेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक रहेगा। यार ये क्यों मेरे बाल भागते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये भागते ही रहेंगे, क्या करना चाहते हैं ये मुझे भी समझ नहीं आती। चलो आज इनको पैक कर देते हैं, फिर देखेंगे। छोटे छोटे कटवाने पड़ते दिखे मुझे, ये हैं छोटे छोटे कटवाने पड़ते दिखे। हम इसकी बात अभी लास्ट में करेंगे मेरे भाई, एसएससी की, तो बाद में करेंगे अभी। तो ये बात सुनो जरा, 25 से लेकर के 28 की यहाँ पर बात चल रही है, और आर्टिकल 25 से 28 की जो बात चल रही है, हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल दीजिए हेडिंग आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल 25 आपसे क्या कहता है? 25, 26, 27, 28 में एक साथ ही करवा देता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल नंबर 26, रुको एक सेकेंड। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 28। समझ गए बात को? ठीक है, 25, 26, 27, 28 क्या कहते हैं, एक साथ समझो। आर्टिकल 25 ये कहता है, ये सारे के सारे रिलीजन यानी धर्म से संबंधित स्वतंत्रता प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, अनुष्ठान वगैरह, पूजा पाठ है, उन सब को फॉलो कर सकते हो। अपने धर्म को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, और अपने धर्म में और भी लोगों को जोड़ सकते हो। समझ में आई बात? कि आप जिस भी धर्म को, एक बालक पता नहीं कौन से, यार तुम्हारी बुद्धि खराब है या मेंटली डिस्टर्ब्ड हो तुम, या मतलब दिमाग ऐसे उथल पुथल हो रखा है, या गलत चीजें खा लेते हो, मेरी समझ नहीं आती। कौन सी क्लास नहीं हो रही है हिस्ट्री की, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। किस बैच की आप बात करते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से बैच की आप बात करते हो, किस क्लास की बात करते हो। कि हिस्ट्री की क्लास नहीं हो, कौन सी वाली हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है, बताना जरा। है, बताना भाई, कौन सी क्लास नहीं हो रही है हिस्ट्री की, बेवकूफ। पागल आदमी। समझो, आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उससे संबंधित जो भी पूजा पाठ क्रियाकलाप है,
उन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। किसी ने कहा मुझे मंदिर जाना है, जा सकते हो। किसी ने कहा मुझे पूजा करनी है, पूजा कर सकते हो। किसी ने कहा नमाज पढ़नी है, पढ़ सकते हो। किसी ने कहा दीपक जलाना है, जला सकते हो। मेरा फोन देना भाई, एक सेकंड के लिए मैं इनके बवाल काटना पड़ता देखे। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी क्लास ही देख लूं पहले तो। सारे बैचेस में चल रही है मेरे भाई। पता नहीं क्या हो जाता तुम्हें, धतूरा उतूरा खा के बैठते हो, क्या दिक्कत है? और किसी बैच में नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, 7055771761 इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है? 7055771761। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिख लो, 7055771761। इस नंबर पे मैसेज कर देना किस बैच में नहीं है, तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है? आ जाओ। आर्टिकल 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हो, उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप है आप उनको फॉलो कर सकते हो। तीसरा कहता है कि उस अपने धर्म को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और चौथा कहता है कि आप अपने धर्म में किसी भी और व्यक्तियों को जोड़ सकते हो, अन्य लोगों को अपने धर्म में जोड़ सकते हो। ये आर्टिकल 25 कहता है। तो 25 से संबंधित मतलब धार्मिक स्वतंत्रता देता है। 26 क्या कहता है? 26 ये कहता है कि आप अपना जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, क्या कहा? रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, उन रिलीजियस अफेयर्स को यानी कि धार्मिक मामले, धार्मिक मामले, रिलीजियस अफेयर्स को यानी कि धार्मिक मामलों को मेंटेन कर सकते हो। आप रिलीजियस अफेयर्स को यानी कि धार्मिक मामलों को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा चल और अचल संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हो। यानी कि चल और अचल संपत्ति, मतलब कहने का यह है संपत्ति। देखो, रामकृष्ण परमहंस हो गया है ना, और ये मंडली वगैरह जो भी बनाई जाती हैं, ये सब हो गया। तो ये ग्रुप जितने भी बनाए जाते हैं, जितने भी संघ वगैरह बनाए जाते हैं धार्मिक, वो सारे बना सकते हो, रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। आप मंदिर बना सकते हो, धर्म के नाम पे जमीन खरीद सकते हो, ठीक है? पैसा इकट्ठा कर सकते हो, चंदा इकट्ठा कर सकते हो। जितना भी चंदा इकट्ठा किया जाता है वो इसी आर्टिकल 26 के तहत ही किया जा सकता है। चल प्रॉपर्टी और अचल जमीन वगैरह खरीद सकते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब बना सकते हो, ठीक है? तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जितने भी बनाए जाते हैं, मजार वगैरह, ये सब कुछ बना सकते हो, ये धर्म के नाम पर। ये आर्टिकल नंबर 26 कहता है। और आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, ये भी आपका आर्टिकल नंबर 26 कहता है, ठीक है? ये हो गया आर्टिकल 26। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म के रखरखाव के लिए आपके ऊपर कोई, किसी भी धर्म के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे पहले के समय जब मुस्लिम रूल चलता था भारत में, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के रखरखाव के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे जिस समय भारत में मुस्लिम रूल चलता था, एक टैक्स लगा करता था जिसको कहते थे जजिया। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ, जजिया लगा करता था पहले, या नहीं? जजिया ये किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम्स पे। नॉन मुस्लिम्स पे लगता था कि या तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, या आप तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो बाकी सभी धर्मों पर टैक्स लग रहा है, या मुस्लिम हो तो बाकी सभी धर्मों पर टैक्स लग रहा है, ना ना ना। अब इस समय पर पर्टिकुलरली किसी धर्म के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उससे संबंधित क्रियाकलाप कर सकते हो, ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, और अपने धर्म में किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकते हो। रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, चंदा पैसा मतलब चल अचल संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, मंदिर मस्जिद वो सब बना सकते हो, इसमें है। किसी भी धर्म के रखरखाव के लिए बाकी दूसरे धर्मों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, या किसी भी धर्म के ऊपर रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है 27। 28 क्या कहता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे या शैक्षिक संस्थान होंगे, उनमें किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या किसी भी शैक्षिक संस्थान में एक धर्म को पढ़ाया जाता है? नहीं। तो एक धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। कि सर पढ़ाया तो जाता है, झूठ मत बोलो। मदरसा देख लो भाई, मदरसा में होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है नहीं होता है मदरसा में? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि पढ़ाया नहीं जाता है? मदरसा की कहानी बताऊंगा आर्टिकल नंबर 30 में, जो वो माइनॉरिटीज के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों को वो अधिकार है, मैं अभी बताने वाला हूँ वो। फिलहाल के लिए आप ऐसा मान करके चलिए नहीं पढ़ाया जाता है। अल्पसंख्यक लोग पढ़ा सकते हैं, और भारत में कौन है 50% से जो कम है वो अल्पसंख्यक है, और हिंदुओं को छोड़कर के बाकी सब क्या है 50% से कम है, इसका मतलब बाकी सब अल्पसंख्यक हैं। तो हिंदुओं को छोड़कर के बाकी किसी धर्म के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा सकता है। सिर्फ हिंदू लोग नहीं पढ़ा सकते, बाकी किसी भी धर्म में आपका शैक्षिक संस्थान बनाए जा सकते हैं और संस्थानों में शिक्षा दी जा सकती है। पच्चीस में आएगा मेरे भाई मनीष, 25 में आएगा, 25 में। दोनों में आता है ऐसा नहीं है, वैसे तो हर दोनों आर्टिकल्स के अंडर आएगा, लेकिन आप 25 में मान करके चलिए। क्योंकि 25 और 26, 26 में क्या है, रिलीजियस, ये मंदिर मस्जिद मस्जिद जितने भी गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं वो किसके तहत बनाए जा रहे हैं? 26 के तहत बनाए जा रहे हैं, और ओपनली मानने का ये है। ठीक है, तो ये हो गया 25 26 27 28। मैंने कहा था ना जल्दी हो जाएंगे। अब क्या है, 29 30 और 32। 29 30 और 32 तीन आर्टिकल्स रहते हैं, तो पहले हम 29 30 देख लेते हैं। लिखेंगे जरा। अरे माइनॉरिटीज के लिए है, बताऊंगा अभी, ठीक है। 29 30 देखेंगे और लिखेंगे। हम्म। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस लिख दिया ये, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हो गया। लिखिए नेक्स्ट, 29 और 30 लिखेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। माइनॉरिटीज के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 और 30, 29 और 30 इससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 29 की बात करते हैं। आर्टिकल 29 ये कहता है, आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं। भारत में कौन है अल्पसंख्यक? जो भी 50% से कम है, और 50% से कम कौन है? हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब कम है।
कि जितने भी माइनॉरिटी, अच्छा मैंने आपको जो है शेड्यूल नंबर 5 कराया था ना, मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे लोग हो गए मान लो ट्राइबल पीपल वगैरह के जिनका बोली भाषा शैली कल्चर संस्कृति सब कुछ अलग है। मान लेते हैं कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसके टोटली सब लोग मिलाकर के 2-2.5 हजार हैं। अब 2-2.5 हजार हैं तो उनमें से मान लीजिए 500-700 बच्चे, 800 बच्चे हैं। अगर वो बच्चे बाकी सभी कम्युनिटीज के साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो क्या अपनी बोली भाषा शैली को समझ पाएंगे, संस्कृति को समझ पाएंगे? नहीं, वो तो खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों के पास अधिकार है कि वो अपनी भाषा में, अपने जो लैंग्वेज में, अपने कल्चर के हिसाब से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। और उसके लिए ये ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं। तो जो माइनॉरिटीज हैं उन माइनॉरिटीज को अधिकार होता है कि अपने कल्चर को कंजर्व कर सकें। जो इनका कल्चर है, जो इनका कल्चर है यानी कि जो इनकी संस्कृति है उसको कंजर्व कर सकें। कंजर्व का क्या मतलब होता है? उसका बचाव कर सकें, संरक्षण कर सकें, उसका कंजर्व कर सकें, उसको संरक्षित कर सकें, संरक्षण कर सकें। और इसका संरक्षण करने के लिए आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि इसका संरक्षण करने के लिए अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत पड़े तो बना सकते हैं। इसका मतलब अगर मदरसा चल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। इसका मतलब अगर मदरसा चल रहा है तो वो अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर आता है, वो आर्टिकल नंबर 30 के तहत चल रहा है। आपसे सीधा सीधा सा पूछता है कि अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि शैक्षिक संस्थान बनाने का अधिकार, अपनी भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? 30। और अल्पसंख्यकों को अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? 29। तो ये हो गए 29 और 30, बस खत्म, सिंपल, छोटे छोटे आर्टिकल थे। अब 31 वाला राइट टू प्रॉपर्टी था, वो वैसे भी नहीं है। आर्टिकल 44 वो इससे 44 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में उससे उठा करके 300 ए में डाला गया और नाउ इट्स अ लीगल राइट, वो एक कानूनी अधिकार है। तो अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से आर्टिकल में है? 300 ए में है। आज कंप्लीट हो जाएगा तो इसके एमसीक्यूज होंगे नहीं। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे इसके बाद में हम क्या करेंगे, या तो इसके बाद एमसीक्यूज करवा लो या फिर डीपीएसपी और वो भी कर लो, फिर एमसीक्यूज करेंगे। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बाद करवा दूं एमसीक्यूज। तो एक काम करते हैं, एक क्लास इसके बाद कर लेते हैं एमसीक्यूज की, और एक क्लास फिर उसके और बाद कर लेते हैं। एक क्लास तो जस्ट इसके बाद कर लेते हैं और एक क्लास फिर एमसीक्यूज की और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज करके फिर उसके बाद कर लेते हैं, ऐसे करेंगे ठीक है। तो इस क्लास के बाद एमसीक्यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहें। मां साहब क्या कह रहे हैं, मां साहब बताओ।
सर प्लीज चेक व्हाट्सएप, क्लास के बाद चेक करेंगे वो तो हम क्लास के बाद चेक करेंगे मेरे भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो। अब डालो हेडिंग आर्टिकल नंबर 20, सॉरी आर्टिकल नंबर 32, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स का सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल यही है। क्या कहता है ये? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, देखना जरा कहानी को सुनना। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो संविधान की किताब है इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये क्या है? भारत देश का संविधान। और मैंने कहा कि ये संविधान भारत के लोगों को कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। कितनी बढ़िया बात कह दी ना, ये तो बहुत अच्छी लगी सुनने में, मजा आ गया। क्या क्या फंडामेंटल राइट देता है भाई? इसमें समानता का अधिकार है, इसमें सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलने का अधिकार है ना? इसमें भैया भारत में कहीं पर भी घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सोने का अधिकार, नहाने का अधिकार, किसी भी प्रोफेशन को अपने आने का अधिकार, खाने का अधिकार, दोहरी सजा नहीं मिलेगी इस चीज का अधिकार है ना? इसके अलावा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये अधिकार है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो है बैन करता है, चाइल्ड लेबर को बैन करता है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, ये भी अधिकार है। टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये भी अधिकार है। मतलब सब कुछ, इतने सारे बहुत सारे अधिकार हैं। विदेश घूमने जा सकते हो, ये भी अधिकार है। प्राइवेसी का भी अधिकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। तो आपके पास ये राइट से मजा आ रहा भाई, मजे आ गए, बल्ले बल्ले। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, इन फंडामेंटल राइट्स का किसी ने उल्लंघन कर दिया। हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ सरकार ने उल्लंघन कर दिया, फिर क्या होगा? क्या लिखा है, समझ रहे हो? कि सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसके उल्लंघन को रोकने के लिए कोई भी इफेक्टिव मशीनरी ना हो तो ये कह देना सिर्फ व्यर्थ होगा। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो हो रहा है, फिर क्या है? उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या फायदा फंडामेंटल राइट्स का? ऐसे तो फिर नहीं थे तब भी काम चल ही रहा था। अब तो सिर्फ यहां लिख दिया फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर वो हो रहा है, उस उल्लंघन को रोकने वाला कोई भी नहीं है। और यदि उस उल्लंघन को रोकने वाला कोई भी नहीं है, इफेक्टिव मशीनरी, तो फिर कहने से कोई फायदा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स हैं। सर शादी करने का भी अधिकार है, बिल्कुल है, लिखो भैया। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, लिखवा दूं? स्पेशल नोट डाल के लिख लो, बीच में नोट डाल के लिख लो, ऐसे कोने में नोट डाल करके लिखो। राइट टू मैरी अ पर्सन, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, पर्सन ऑफ योर चॉइस, अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। पूछा गया है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में आ रखा है ये। अपने मनपसंद मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में भैया? हर चीज है। मैंने जब हंसना नहाना खेलना लिख दिया तो ये तो क्या ही है, करने का अधिकार। कौन से आर्टिकल में बताओ? पूछा गया है सीएससी के एग्जाम में, तो कौन से आर्टिकल में जाएगा? नीचे लिख देना, आर्टिकल नंबर 21, जीने के अधिकार में आता है, ये आर्टिकल 21 में आता है। ये बात कई बार पूछी गई है। तो अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब मनपसंद शादी करने का अधिकार है, फिर सोसाइटी जज क्यों करती है? ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी। सोसाइटी के कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है ना, सोसाइटी की जो प्रथा परंपरा है, वो किसने बनाई, क्यों बनाई, उसके भी कारण है। तो जब वो कारण है तो उन कारणों के पीछे की कहानी अब हर जगह पर नहीं किया जाता है। जो कहानियां बहुत अलग हैं,
इसको मैं अभी छोड़ छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये छेड़ दिया, जैसे कल हमने शादी में खाने की बात छेड़ दी थी, क्लास का समय निकल गया, तो ऐसे अगर ये छेड़ दिया तो पूरी क्लास का समय निकल जाएगा, कम से कम 20 मिनट का ये टॉपिक चल जाएगा। इस वजह से मैं उस बात को अभी छेड़ना नहीं चाह रहा, अलग से करेंगे उस बात को कभी, ठीक है? ये हो गया, हटा दें इसको। चलिए तो लिख लेना, मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा कि सिर्फ ये कह देना कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जब तक कि उसके उल्लंघन को रोकने के लिए कोई इफेक्टिव मशीनरी ना हो तो वो व्यर्थ होगा। तो उसके उल्लंघन को रोकने के लिए इफेक्टिव मशीनरी क्या है? आर्टिकल 32। जी सर, ऐसा है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा है। दैट्स वाई जो आर्टिकल 32 है, इसको बी आर अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? बी आर अंबेडकर साहब ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। हार्ट एंड सोल ऑफ द सोल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा एवं दिल। संविधान की आत्मा एवं दिल, इसी को हार्ट एंड सोल कहा गया है, संविधान की आत्मा एवं दिल। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चों? समझ गए? बहुत बढ़िया। हटाओ इसको। अगर हम यहां पर बात करें, संविधान की आत्मा एवं दिल कहा गया है, और ये जो आर्टिकल 32 है, इसमें आता क्या है? इसमें आती है मेरे भाई रिट्स। क्या आती हैं? रिट्स। रिट्स होती क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ तो आप किसके पास जाते हो? कोर्ट के पास। और जब आप कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट उस केस में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वार्निंग देता, आखिरी वार्निंग, कि ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब दे। अगर जवाब ठीक है तो बात ठीक है, और अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई, पुलिस ने 24 घंटे तक लॉकअप में रखा, तब तक तो ठीक है, लीगल है। अगर 24 घंटे से ज्यादा पुलिस ने लॉकअप में रखा तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। कौन कौन से कोर्ट बताऊंगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है रिट इशू करने की। जैसे आप मान लीजिए हाई कोर्ट पहुंच गए, और हाई कोर्ट फिर क्या करेगा? उस जो भी स्टेट को एक्चुअली रिट इशू की जाती है, स्टेट के नाम पर, वो बाकी उस चौकी में ही जाएगी, कि जो भी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल, फटाफट से अगले 6 घंटे के अंदर अंदर इसको कोर्ट में पेश किया जाए, या एक दिन के अंदर पेश किया जाए, और इसको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में क्यों रखा गया, नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं ले जाया गया, इस चीज का जवाब दो। अगर सही है जवाब तो ठीक है, और अगर सही नहीं है, और अगर जवाब सही नहीं है, तो फिर जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है? तो यहां पर क्या है कि ये रिट इशू करने की पावर दो कोर्ट्स के पास होती है, अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 ये रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट आपसे पूछता है अंडर आर्टिकल 226 रिट इशू करता है। इसमें कितने प्रकार की रिट्स दे रखी हैं? आर्टिकल 32 में 5 टाइप्स की रिट्स दे रखी हैं। इन रिट्स को ब्रिटिश लॉ से लिया गया, जहां पर इनको प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। इतना सा समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, लिख भी लो, लिखना चाहो तो। क्या कहा मैंने? एक छोटी सी बात कही मैंने। कौन सी छोटी सी बात कही, बताओ जरा? कि इन रिट्स को कहां से लिया गया है? तो लिखेंगे टेकन फ्रॉम इंग्लिश लॉ। टेकन फ्रॉम इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ का मतलब समझते हो? ब्रिटेन, इंग्लिश लॉ। और वहां पर इनको क्या कहा जाता है? नोन एज वहां पर इनको क्या कहा जाता है? प्रीरोगेटिव रिट्स। प्रीरोगेटिव रिट्स। तो टेकन फ्रॉम इंग्लिश लॉ, वहां पर इनको प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। सर प्लीज एक बार बैक स्लाइड कर दो। बैक स्लाइड में है क्या बेवकूफ आदमी? ये इतनी बार तो लिखवा दिया बैक स्लाइड यहाँ पर। तुम पागल वागल हो? तुम्हारा मेरे सामने होते ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ऐसा उल्टा उल्टा बनवा देता कहीं पे पिलर विलर पे, और तुम्हारी बेल्टों से पिटाई करवाता मैं, बेल्टों से, मतलब मजा आ जाता।
बैक स्लाइड क्या रखा है इसमें? है बेवकूफ आदमी, तैयारी करने के लिए तुम चल देते हो, हैं? पेन तुम्हारा चलता नहीं है, हाथ तुम्हारे हिलते नहीं है, क्यों जा रहे हो तुम तैयारी करने के लिए? गधो, दुष्ट। सर रेट से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। सोनम, सोनम तो वैसे भी बेवफा है, उसको क्या ही समझ आएगा। अब सोनम को रेट से समझ नहीं आ रहे हैं, बताओ। सोनम जी, कृपया करके फिर आप मेघालय से बाहर निकलिए, हैं? जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट के पास जाते हो। कोर्ट जो आखिरी वार्निंग इशू करता है, कोर्ट की जो वार्निंग होती है वही रिट होती है। अभी बताया इन बेवकूफों को। पता नहीं सोनम आपका ध्यान किस में, आप किसको फंसाने का मन है ये नहीं पता चल रही है मुझे तो। पता नहीं क्या करना है, या आप नोट पे दोबारा से वायरल होना चाहते हो। एक बात बताओ, जब मैंने कहा है आपसे कि जैसे 24 घंटे तक पुलिस ने रखा लॉकअप में तब तो ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा रखा तो फिर कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट क्या करेगा? रिट इशू, यानी कि ऑर्डर इशू करेगा, आखिरी वार्निंग वाला ऑर्डर इशू करेगा। अगर उससे सहमत है जो है पुलिस के जज वो से रिप्लाई से, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा, दरोगा जी की नौकरी जाएगी या क्या होगा। तो भैया मैंने बताया है ना कि कोर्ट रेट इशू करता है, 5 प्रकार की रेट होती है। कौन कौन सी वो 5 प्रकार की हैं वो मैं अभी आपको करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए तो जरूरी है सोनम जी, आप अपना ध्यान बोर्ड पर रखें, न कि, समझ गए? वही कहना चाहता हूं मैं जो तुम समझ रहे हो। क्या आपको इंदौर इतना पसंद है? बुरा मत मानना, लेकिन क्या आपका इंदौर में दिल लगता है? बताओ। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो तुम। अगर मान लो कि ये स्टूडेंट मेरे सामने होते हैं ना और ऐसी हरकतें कर रहे होते, हो सकता है 2-4 बार तो इनकी कुटाई पिटाई सुताई होती, लेकिन जब मैं इनसे परेशान हो जाता तो मैं, पता है, फिर वही करवाता, एक काला पानी की मतलब जेल बनवाता अपनी खुद की, है ना। एक एक काला पानी की जेल, उसमें बंकर बनवाए जाते। और जो कोई भी ऐसा दुष्टपना कर रहा है, जो भी उल्टे सीधे सवाल पूछता, कि जैसे समझ नहीं आया, जैसे बैक स्लाइड, अगर किसी बच्चे ने कह दिया बैक स्लाइड, उसको 7 दिन के लिए काला पानी की सजा हो गई। जैसे किसी ने कह दिया कि ये समझ नहीं आया रिट्स, 11 दिन के लिए जेल में डाल दो इसको, है ना, एकदम अंधेरे में, खाना पीना बंद कर दो, एक टाइम का भोजन दो। तो ये सारी कहानियां करनी पड़ती। तो काला पानी की जेल तो मुझे अभी भी बनवानी पड़ती, दिक्कत तुम्हें घर से उठवाना पड़ेगा। बताओ, है ना। अब लिख लिया इसको, या अब फिर दोबारा कहोगे कि पीछे कर दो, पीछे कर दो? है नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा बैक स्लाइड कहेंगे इनके। अच्छा लिखो भाई फटाफट से। अब मैं 5 की 5 रेट्स करवाता हूँ आपको एक एक करके। जैसे सबसे पहली रेट्स होती है जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? लिखते चलो, हैबियस, हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। पढ़ रखा है तूने तो, याद है तुझे? हैं? कैसे याद हुआ? इसका मतलब होता है मींस टू हैव द, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? मींस टू हैव द बॉडी ऑफ। अब ये प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के लिए इशू की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कब, कब रिट इशू की जाएगी ये वाली? जब आपको बंदी बनाया जाए। कब इशू की जाएगी? जब आपको बंदी बनाया जाए। बंदी यानी कि, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे पुलिस है, तो पुलिस आपको कितने समय तक बंदी बना के रख सकती है? 24 आवर्स तक पुलिस आपको जो है लॉकअप में रख सकती है ना। लॉकअप में पुलिस 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। लेकिन अगर पुलिस ने आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में रखा, 24 घंटे से ज्यादा अगर लॉकअप में रखा, तो आप कहां
जाओगे, उस कोर्ट के पास जब जाओगे तो कोर्ट वहां से एक ऑर्डर इशू करेगा। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, कोर्ट का जो आदेश होगा, इसके बाद जो कोर्ट आदेश इशू करेगा वो आदेश ही तो हैबियस कॉर्पस है। समझ गए? चाहे आपको प्राइवेटली कोई बंदी बनाए या फिर पब्लिकली, मतलब सरकारी तरीके से बंदी बनाया जाए, अगर बंदी बनाया गया है तो उस केस में कोर्ट के द्वारा इशू की गई रिट ही बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस कहलाएगी। तो अगर कोई भी पुलिस वाला 24 घंटे से ज्यादा आपको लॉकअप में रखता है, ऐसा मान लीजिए कि आर्टिकल 22 के वॉयलेशन के लिए कौन सी रिट इशू होती है? हैबियस कॉर्पस। कौन कौन कर सकता है? या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पावर किसने दी? आर्टिकल 32 ने, और हाई कोर्ट को 226 ने। तो ये है हैबियस कॉर्पस। एक कह रहा पॉकेट वीटो क्या होती है। मैंने कहा ना, एकदम भांग पी करके इसको कम से कम 15 दिन की काला पानी की सजा मिलनी चाहिए थी जिसने पूछा पॉकेट वीटो। बेटा मैं यहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूँ क्या तुझे? क्या मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा रहा हूँ तुझे? क्या मैं यहाँ पर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ तुझे? क्या मैं यहाँ पर आर्टिकल 111 पढ़ा रहा हूँ जो मैं तुझे पॉकेट वीटो बता दूं? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो है। वही है ना समस्या, बीमारियां बहुत हैं तुम्हें, बीमारियां बहुत हैं तुम्हारे अंदर। वो खुजली है जो खत्म नहीं होती है ना? एक आदमी इस खुजाता ही रहता है, खुजली खत्म नहीं हो रही है? खुजली कैसे खत्म होगी? वो बीमारी है तुम्हारे अंदर है? खुजली खत्म नहीं हो रही है, बताओ क्या किया जाए है? दुष्ट हो चुके हो तुम लोग आदमी एकदम। समझ रहे हो? अगला आदमी हो गया। हाँ हाँ हाँ। तुम लोगों का भाई सही में दिमाग हो चुका खराब। मैं अपने सर पे मतलब क्या बताऊं, मुझे कभी कभी मन करता है 2 पत्थर लेकर के आऊं, एक तुम्हारे मार दूं, एक अपने सर में मार दूं मैं, है ना? सर क्या हुआ है आपको? मैं इन बच्चों से परेशान, मैं मुझे लगता है भर्ती वर्ती होना पड़ेगा कहीं जा करके मुझे भी पागल खाने में। ये बच्चे पागल करके रख देंगे मुझे, पता नहीं क्या होगा। सर अब तो सॉरी बोल दिया हूँ, बस भी करो। एक काम कर, किसी को गोली मार दे, गोली मार के बोल दे सॉरी मैंने गलती से मारी है। बेटा वो चीजें वापस नहीं आती फिर। लिख अगला, बता क्या लिखेगा अगला? लिख परमादेश मैंडमस। क्या लिखेगा? मैंडमस। मैंडमस क्या होता है? मैंडमस परमादेश। परमादेश, परमादेश क्या होता है? मीन्स वी कमांड, हम आदेश देते हैं। मीन्स वी कमांड, मीन्स वी कमांड यानी के हम आदेश देते हैं। ए बे नालायको, हम आदेश देते हैं, थोड़ा तो बुद्धि सद्बुद्धि लेकर के आओ। हम आदेश देते हैं, क्या मतलब होता है आदेश का? और किसको आदेश दिया जा सकता है? मान लीजिए मैं सुबह सुबह यहां पर पहुंचा करंट भर की क्लास लेने के लिए। जैसे ही मैं पहुंचा सुबह सुबह पर, यहां पर क्या हो रहा था कि इसके तार वार सब निकले पड़े हुए थे बोर्ड के एकदम अलग। मैंने कहा, मैंने फोन लगाया किसको? हमारी ऐप वालों को। मैंने कहा भाई मेरे बोर्ड के तार कैसे निकले हुए हैं, तुमने ये लगाए क्यों नहीं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी नहीं थी। तुम्हारी ड्यूटी, अब मान लीजिए तुम स्कूल में गए सुबह सुबह, जब स्कूल जाते थे, स्कूल गंदा हो रहा था एकदम, चिप्स विप्स के पैकेट पड़े हुए थे, सफाई नहीं हुई है वहां पर, है ना? रात को 2 डोगियों ने पार्टी करी थी। अब समस्या इस बात की, तुम्हारे टीचर तुम्हें सुबह सुबह चिल्ला रहा है बैठे सफाई कैसे नहीं हुई, बेंच साफ कैसे नहीं हुई, ये वो चिल्ला सकता है क्या? नहीं, तुम्हारा काम नहीं थी सफाई का, वो भैया स्वीपर भैया का काम था, उनसे कह सकते हैं, है ना? भैया जो क्लास चलाता है मैं उससे कह सकता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है। तो जिसकी वो ड्यूटी है अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करे तो उससे कहा जा सकता है तुम ये क्यों नहीं किया। जैसे तुमसे मैंने कहा कुछ पढ़ने के लिए, अगले दिन तुम पढ़ के नहीं आए, तुम्हें काला पानी की सजा दे सकता हूं मैं। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी जो ड्यूटी हो अगर वो फुलफिल ना करे तो हम उसको आदेश देते हैं कि भैया क्यों नहीं किया है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दरोगा जी को ले लें, दरोगा जी को। ये कौन है? दरोगा जी। आपकी हो गई चुन्नू और मुन्नू की लड़ाई होगी। चुन्नू पहुंचा दरोगा जी के पास, मुन्नू के दोस्त थे दरोगा जी। चुन्नू पहुंचा दरोगा जी के पास, दरोगा जी मेरी हो गई है लड़ाई।
दरोगा जी ने कहा क्या रखा है इस सब में, ये दुनिया, ये जालिम दुनिया, ये मोह माया सब बेकार है, किसी के काम की नहीं। चुनू करा वो सारी बातें छोड़ो, तुम क्या लिखो, रपट, एक होता रिपोर्ट, एक होता रपट, रपट लिख लो हमारी। दरोगा जी कह रहे कुछ नहीं रखा है इस सब में, ये दुनिया, ये महफिल किसी के काम की नहीं, ये मोह माया। चुनू बोले रपोट लिखो, रपट। क्या लिखो, रपट, रपट लिखो। दरोगा जी बोले ये दुनिया, ये महफिल किसी, वो वाला है ना कि भगवान की दया से दौलत है शोहरत है, वो है ना नाना पाटेकर, दौलत है शोहरत है भगवान की दुआ से। तो ये वैसे वैसे रिपीट कर रहा था। मतलब कहने का ये है कि मुन्नू की दोस्ती है, पैसा खिला दिया, जो कुछ भी है, ये अपनी ड्यूटी, इसकी ड्यूटी ये सब नहीं है। इसकी ड्यूटी क्या है भैया, जो कोई भी केस आया वो लिखे, सीधा सीधा सा ले जाकर के कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या नहीं है। जोली एलएलबी देखिए ना, आई थिंक कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड, है ना। तो कोर्ट के पास ये राइट है डिसाइड करने का, ना कि दरोगा जी के पास। तो ये अपना रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तो जब ये रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं तो भैया ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी पब्लिक आइडेंटिटी अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, कोई भी सरकारी पोस्ट पर रहते हुए अपना काम ना करे, तो उसके खिलाफ जो रिट इशू होगी वो कौन सी होगी, परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं फटाफट से इस काम को कीजिए और अब तक ये क्यों नहीं हुआ है, तो इसे बोलते हैं परमादेश। लिखिए भाई फटाफट से, लिखिए फटाफट से कि ये बोला जाता है परमादेश, परमादेश। नेक्स्ट लिखो प्रोहिबिशन। कौन सी लिखोगे, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। क्या मतलब होता है प्रतिषेध का, मीन्स टू फॉरबिड, फॉरबिड कहते हैं ना, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड मतलब थूकना मना है, तो प्रोहिबिटेड मीन्स रोकना, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड मतलब थूकना, स्पिट करना मना है। कहते हैं ना पौन खाई के स्पिट व्हाट, मारी पीक हमारी खाई के पौन बनारस वाला। तो अब क्या हुआ, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड, केसर दाने दाने में केसर का दम खाया और पीक मार दिया, लाल कर दिया। तो ये कहता है रोकना। अब पहली बात तो ये है कि ये वाली जो रिट है ना मेरे भाई, ये अपर कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है, यानी कि ऊपर वाला कोर्ट इशू करता है, अपर कोर्ट इशू करता है किसको, लोअर कोर्ट को। अपर कोर्ट किसको इशू करता है, लोअर कोर्ट को। ये वाली जो रिट है अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू की जाती है मेरे भाई, समझ गए बात को, ठीक है। तो या तो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो किसको करेगा, या तो हाई कोर्ट को, या तो ये कौन सा हाई कोर्ट और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हाई कोर्ट करेगा तो किसको करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ऐसा ही तो किया जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखो मीन्स रोकना, किस चीज के लिए रोका जाएगा, रोका कब जाएगा, ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को काम करने से कब रोकेगा। आप ऐसा मान करके चलिए, जैसे 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 जैसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। मैं यहां पढ़ा रहा था, मैंने कहा लिखो अगली वाली रिट, प्रोहिबिशन मींस फॉरबिड। अच्छा एक सेकंड, 2 मिनट में आया मेरे भाई मैं, ठीक है। ये कह करके मैं चला गया, 2 मिनट में आया मैं, ये कह करके मैं चला गया, मैंने कहा अभी आता हूं 2 मिनट में। ये महान आदमी यहां से खड़ा हुआ, यहां आया, बोर्ड पे कह रहा लिखो लिखो अगली वाली रिट का नाम लिखो। ये तुम्हें पढ़ाने लग गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया, ये खड़े होकर के आया और पढ़ाने लग गया अगली वाली रिट। यूं कह रहा कुछ भी लिख लो अपने मन से आकर के। मेरे भाई जिसका जो काम है वो वही तो करेगा। तो जब मैं दोबारा वापस आऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, चल ठीक है भाई तू ही पढ़ा दे, तेरी जगह मैं बैठ जाता हूं, या फिर इससे बोलूंगा भाई 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 रुक जा रुक जा रुक जा, ना ना मुन्ना ना, ये तेरा काम नहीं है, इधर इधर तू अपनी जगह पे बैठ, मैं पढ़ा लेता हूं। ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, तू अपना काम कर ले और मैं अपना काम। तो कोई भी व्यक्ति जब अपनी पावर से ज्यादा का यूज कर रहा होता है तो ऊपर वाला कोर्ट क्या करेगा, उसको रोकेगा कि ना मुन्ना ना, ये तेरा काम नहीं है, तेरा जहां तक है तू वो कर ले, ये मेरा है इसे मुझे कर लेने दे। एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं, एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इस कोर्ट में एक केस चल रहा है। उस केस में मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि डेथ की सजा होने वाली है, डेथ की सजा होने वाली है। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि सजाए मौत होगा। क्या होगा? सजाए मौत होगा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसका क्राइम इतना बड़ा है कि सजाए मौत होगी। क्या मौत की सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। ये सजा सिर्फ एंड सिर्फ 7 साल की दे सकता है। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है, ये सिर्फ एंड सिर्फ 7 साल की सजा दे सकता है। अगर 7 साल से ऊपर की कोई भी सजा है तो इसे ये केस कहां भेजना होगा? हाई कोर्ट के पास। और ये कौन सा केस चला रहा है जिस केस में सजा होने वाली है? डेथ की। जब ये बात हाईकोर्ट को पता चलेगी, हाईकोर्ट क्या बोलेगा? चल ठीक है, तू भी एक बार डेथ की सजा दे के देख ले, ऐसा बोलेगा। तो इससे क्या बोलेगा? भाई भाई भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरा काम नहीं है, इसमें सजा बड़ी है, फटाफट से मेरे पास भेज दे, फटाफट से मेरे पास भेज दे। तो जब कोई भी कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज करता है तो ऊपर वाला कोर्ट क्या कहता है? भाई रुक जा, इसको मेरे पास भेज दे। उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। जब अब कोई कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज करे तो वो प्रोहिबिशन कहलाता है। नेक्स्ट होती है उत्प्रेषण। बस हो गई, 3 तो हो गई, 2 और बची हैं, अभी खत्म हो जाएंगी, अभी 2-4 मिनट में खत्म हो जाएंगी। 2 और बची हैं, पर लिखो उत्प्रेषण, लिखो जरा, उत्प्रेषण लिखो जरा। अच्छा ये लिख लिया, ये तो लिख लिया होगा, साथ के साथ इसमें क्या ही है। लिखो भाई। नेक्स्ट सर्ट्योररी। चौथी कौन सी हो गई? सर्ट्योररी यानी कि उत्प्रेषण। सर्ट्योररी यानी कि उत्प्रेषण, इसका मतलब होता है मींस टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना। मीन्स टू बी सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित करना। मीन्स टू बी सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित करना। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे? एक चीज याद रखना, ये वाली रिट भी किसके द्वारा इशू की जाएगी? अपर कोर्ट के द्वारा। किसको? लोअर कोर्ट को। अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को। कब की जाएगी? जैसे मैं, आप मुझसे मिलने के लिए आए, आपने कहा सर 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 मैंने बीटेक कर रखी है। मैंने कहा दिखाओ, करो प्रमाणित, करो सर्टिफाइड। इसका मतलब अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। आपने कहा सर मैंने C++ का कोर्स कर रखा है। मैंने कहा दिखाओ, करो प्रमाणित। उसी को क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड यानी प्रमाणित करना, प्रमाण दोनों चीज का जो तुमने कर रखा है। तो सेम वैसे ही है। मान लीजिए कोई ऐसा केस है, जैसे एग्जांपल के लिए मान करके चलिए, कोई भी ऐसा केस है, जैसे केस है जिसमें क्या हुआ, 200 रुपए की चोरी हुई, 200 रुपए की चोरी हुई, समझ गए? 200 रुपए की चोरी। और ये केस कहां चल रहा था? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? फांसी की सजा दे दी। क्या दे दिया? फांसी की सजा। समझ गए इस बात को? 200 रुपए की चोरी के लिए फांसी की सजा दे दी हाईकोर्ट ने। जब ये बात पता चली सुप्रीम कोर्ट को, जब ये बात पता चली सुप्रीम कोर्ट को, तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा? चुप रहेगा?
नहीं, वो कहेगा हे हाई कोर्ट, देखो सजा जो भी दी जाती है ना वो ऑलरेडी लॉज में लिखी हुई है, अपनी तरफ से जज सजा नहीं देता, वो देता है कौन सी धारा में आता है और उस धारा में कितनी सजा है वो सजा मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, भाई मुझे बताओ जरा, प्रमाणित करो कि वो कहां लिखा है कि 200 रुपए की चोरी की सजा तुम फांसी दे सकते हो। तो इस केस को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, जैसे क्रिकेट में नहीं बॉल को रिव्यू किया जाता सही है या फिर नहीं है, जैसे आउट दे दिया लेकिन लगता है बैट्समैन को आउट नहीं है तो वो क्या लेता है, डीआरएस, रिव्यू। तो उसमें रिव्यू किया जाता है, तो इस केस में भी क्या किया जाएगा, तो इन केस ऑफ रिव्यू, रिव्यू, लेकिन यहां पर रिव्यू कौन करेगा, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा तो फिर हाई कोर्ट करेगा। तो यहां पर जुडिशरी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। तो आपसे पूछेगा इन केस ऑफ रिव्यू ऑफ एनी केस, या फिर इन केस ऑफ रिव्यू, अगर किसी केस का रिव्यू करना है तो उस केस में कौन सी रिट इश्यू की जाएगी, सर्टियोररी, मींस टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना, कहां लिखा है। तो जब लगे जजमेंट वगैरह सही नहीं है तो उसी को बोलते हैं सर्टियोररी। एक लास्ट बची हुई है मेरे भाई, वो और देख लो कौन सी है लास्ट, क्यूओ वारंटो, अधिकार प्रच्छा, प्रच्छा। गुरुजी आपका टाइम खत्म हो गया, कोई नहीं भाई 2 मिनट और लिख लो, एक ही तो रेट रह गई है, ज्यादा थोड़ी रह गई हैं, हम आपका ज्यादा समय ना ले रहे। लिखो फिर अगला, एक और लिख लो बस, पांचवा कौन सी है, क्यूओ वारंटो, यानी कि अधिकार प्रच्छा। अब ये क्या होती है, मेरी बात सुनना, इसका मतलब होता है मींस व्हाट एन अथॉरिटी और वारंट, मींस व्हाट एन अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण, है ना, किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा, किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा, किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा, किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा। ओहो ओहो, मतलब समझे, कुछ नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक पोस्ट है, क्या है, पोस्ट है, उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जो उसके लायक नहीं है। जैसे ये पोस्ट है, इसकी जो रिटायरमेंट एज है, मान लेते हैं कि इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी है, बताओ कितनी है, 65 वर्ष। और इस पर एक पर्सन बैठा हुआ है, एक पर्सन बैठा हुआ है, उसकी जो उम्र है वो हो चुकी है 67 वर्ष। तो क्या वो उस पोस्ट के लायक है, नहीं, तो वो पर्सन इस पोस्ट के लायक नहीं है, फिर भी इस पोस्ट पर बैठा हुआ है। वारंट का मतलब क्या होता है, परमिशन। तो कोर्ट इससे कहेगा कि वो कौन सी अथॉरिटी है या वो कौन सा वारंट है जिसने तुझे परमिशन दी इस पोस्ट पर बैठने की, जब इस लायक नहीं हो फिर भी यहाँ बैठे हुए हो, किसी पर कहीं पर पीएचडी की डिग्री चाहिए किसी पोस्ट के लिए लेकिन तुम्हारे पास है नहीं, फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हो। तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने अलाउ किया तुम्हें यहाँ बैठने के लिए, या वो कौन सा वारंट है जिसमें लिखा है, वो कौन सी परमिशन है, कौन सा वारंट है जिसमें लिखा है कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। जब आप किसी पोस्ट के लायक ना हो फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हो, उस केस में जो रिट इशू होती है उसी को क्यू वारंट बोलते हैं। भाई अगर किसी को लगता है कि कोई हिस्ट्री की क्लास में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे, कोई बैच में नहीं चल रही है तो मुझे 7055771664 नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए 7055771664, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए अगर लगता है आपको कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गई आपकी 5 की 5 रेट, छापो भाई फटाफट से। ऑलमोस्ट हमारे आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 हमने पढ़ रखे थे, ये सुनो। अब यहां पर एक चीज और आती है कि इनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं और बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो इंडियंस प्लस फॉरेनर्स सबके लिए हैं। तो मैं यहां पर नोट डाल करके एक चीज लिख देना चाहता हूं, लिखना जरा कि सर आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए होते हैं, ओनली फॉर इंडियंस, और बाकी आर्टिकल्स इंडियंस प्लस फॉरेनर्स सबके लिए हैं।
ओनली फॉर इंडियंस, केवल भारतीयों के लिए। ओनली फॉर इंडियंस यानी कि केवल भारतीयों के लिए। ठीक है, केवल भारतीयों के लिए। समझ में आ गई मेरे भाई बात आपको? सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, कोई ब्लॉक ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? अच्छा हाँ, एक चीज और कि हो सकता है मेरे भाई कल तो आपकी क्लास ना हो पाए, है ना, आप सब लोगों को पता है, क्योंकि कल हम लोग एसएससी के हेडक्वार्टर्स के बाहर होंगे। और जब एसएससी के हेडक्वार्टर्स के बाहर होंगे तो देखिए, मुझे ज़्यादा रील्स वील्स में भरोसा नहीं है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे जी जान से। क्योंकि हमारा देखिए जीवन ही आपको समर्पित है, तो आपके लिए जो भी बेहतर हो सकेगा हम हर उस चीज़ को करेंगे। और इस बार लड़ाई थोड़ी बड़ी है, लंबी भी चलेगी, और हमें हार नहीं माननी है, सबका साथ होगा तभी जा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हम एसएससी के हेडक्वार्टर्स के बाहर होंगे सारे टीचर्स, तो हो सकता है कि आपकी क्लास ना हो पाए। और पॉसिबली मैं कोशिश करूंगा कि अगर आज मुझे क्योंकि मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम से पहले, निकलने से पहले आपकी क्लास रिकॉर्ड कर दूं। अगर हो पाया, बीच में मुझे बैचेस के बीच में समय मिला, तो मैं ज़रूर कर दूंगा और आपकी कल की क्लास रिकॉर्डेड चल पाएगी। और अगर नहीं मिल पाया तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए हैं। प्लीज़ कोऑपरेट, चाहे वो डिफेंस वाले हों, चाहे वो बाकी अदर बच्चे हों। इस समय देखो एसएससी वालों के हाल ख़राब हैं, तो कल को दूसरे भी हो सकते हैं, इसलिए हम सबको भाई आवाज़ तो उठानी होगी, और उसके लिए हम सारे टीचर्स एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास हो पाए कल, जैसे भी हो पाए मैनेज करेंगे, और नहीं भी हो पाई तो फिर आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो नमस्कार भाई।